ऋतु, मेरी शर्ट कहाँ रखी है? ऋतु, धूप बत्ती कहाँ है बेटा? भाभी, नाश्ता लगा दिया क्या? मैं लेट हो रहा हूँ। कमला के घर की हर सुबह ऐसे ही शुरू होती है। कमला के 2 बेटे थे, बड़ा अशोक और छोटा बेटा विशाल। और जिस ऋतु को हर कोई ढूंढ रहा है वो कमला की बहू और बड़े भाई अशोक की पत्नी है। ऋतु पूरे घर की जान है, उसके बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वो अपनी सास कमला की खूब सेवा करती है, तो अपने देवर विशाल का ख्याल भी बिल्कुल छोटे भाई की तरह रखती। और अशोक, वो तो ऋतु पर अपनी जान छिड़कता है, बावजूद इसके कि ऋतु का रंग एकदम काला था। उसके पूरे परिवार को उससे कोई शिकायत नहीं थी। ये लीजिए आपकी शर्ट, माँ जी आपकी धूप बत्ती, और विशाल आ जाओ, तुम्हारा नाश्ता लगा दिया है डाइनिंग टेबल पर। आई लव यू भाभी, सच में आप ना जादूगर हो। बस बस मक्खन जरा कम लगाओ, और ये अपना लव यू अपनी रसिका के लिए रखो, समझे छोटे उस्ताद? धीरे बोलो भाभी, अगर माँ ने सुन लिया ना तो आफत आ जाएगी। क्यों भाई, ये देवर भाभी में क्या खुसर पुसर हो रही है भाई? है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है ना भाभी? अच्छा, भैया से झूठ बोल रहे हो? अभी खोल दो पोल। इतना सुनते ही विशाल ने हाथ में सैंडविच उठाया और वहां से भाग गया। फिर उसी शाम, ऋतु सुनो जरा। हाँ जी बताइए। ये सुबह ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से छोटा 9-2-11 हो गया था? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, जाने दो आप। बताओ ना, क्या छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? अच्छा तो सुनो, वो विशाल के ऑफिस में ना एक लड़की है, उसका नाम रसिका है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अच्छा जी, और उसने ये बात तुमको बताई पर मुझे नहीं? वो आपसे डरता है ना, तो इसीलिए उसने मुझे बता दिया। आपको पता है रसिका देखने में बहुत ही सुंदर है। चाहे कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वो तुमसे बढ़कर नहीं हो सकती किसी भी मामले में, ये मुझे पता है। ओहो, आप भी ना, ऐसा भी नहीं है। मैं मिली तो नहीं हूं, पर विशाल ने जितना बताया है उसके हिसाब से तो रसिका बहुत अच्छी लड़की है। आप इस बारे में कुछ कीजिए ना। अशोक ने सिर हिलाकर ऋतु को हामी भरी। फिर अगली सुबह नाश्ते के वक्त, अबे हीरो, ये रसिका कौन है, जरा बताओगे? है वो मेरे ऑफिस में काम करती है, बस दोस्त है मेरी। हाँ भैया, बस अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर सिर्फ दोस्त है तो अकला क्यों रहे हो बरखुरदार? ना ना, नहीं तो भैया। माँ, तैयारी कर लीजिए अब छोटी बहू के घर में आने की। जहां शर्म के मारे विशाल के गाल लाल हो गए थे, तो वहीं अशोक और ऋतु से ऐसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कमला भी बहुत खुश थी। फिर उसी दिन विशाल के ऑफिस में, रसिका, ऐसी खबर लाया हूं कि तुम खुशी के मारे फूली नहीं समाओगी। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है, बताओ तो। मेरे घर वालों को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। भाभी ने सबको बता दिया और वो तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। क्या? पर मुझे घबराहट हो रही है। तुम चिंता मत करो यार, सब ठीक होगा। तुम्हारी भाभी को स्पेशल थैंक यू करना पड़ेगा, उनकी वजह से ही बात शुरू हो पाई, वरना तुम तो अपने घर में कभी बात ही नहीं कर पाते। हाँ वो तो है, मेरी भाभी है ही ऐसी, सबसे बेस्ट। तुम उनसे मिलोगी ना तो तुम भी यही कहोगी। रसिका एक अमीर घर की बेटी थी और वो देखने में बहुत ही सुंदर भी थी। ऋतु रंग रूप से जितनी काली थी, रसिका उतनी ही गोरी थी। सुंदरता के मामले में दोनों की कोई बराबरी ही नहीं थी। लेकिन अब दोनों देवरानी जेठानी बनने जा रही थी। सब कुछ ठीक रहा और कुछ ही दिनों में विशाल और रसिका की शादी हो गई। फिर शादी के अगले ही दिन, विशाल, रसिका जल्दी बाहर आओ, नाश्ता रेडी है। इतनी सुबह सुबह नाश्ता भी बन गया। और नहीं तो क्या, भाभी घर में सबसे पहले उठती हैं और सबके लिए नाश्ता बनाती हैं, वो भी टाइम से पहले, ताकि कोई भी अपने काम पर जाने के लिए लेट ना हो। चलो अब जल्दी से तुम भी रेडी हो जाओ। कुछ ही देर में विशाल और रसिका नाश्ते की टेबल पर पहुंच गए और फिर, आ गए तुम दोनों, आओ बैठो। अब विशाल, ये रहा तुम्हारा टिफिन, याद से रख लेना, ठीक है? अरे भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब मैं आ गई हूं ना, तो इनका टिफिन वगैरह अब मैं ही देख लूंगी। रसिका की ये बात और उसका बोलने का अंदाज किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन सभी ने उस बात को जाने दिया। रसिका ने महसूस किया कि पूरे घर में तो ऋतु का ही राज है। उससे पूछे बगैर घर में कोई काम नहीं होता था और हर कोई हमेशा बस उसका ही नाम जपता रहता था। फिर एक दिन, सुनो, एक बात तो बताओ, ये भाभी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है, कभी थकती नहीं है क्या? पिछले 10 सालों से तो मैं उन्हें ऐसे ही देख रहा हूं। जब से वो शादी करके हमारे घर आई हैं, तभी से उन्होंने माँ को घर का एक भी काम करने नहीं दिया। सच में ऐसी बहू बड़े नसीब से ही मिलती है। रसिका जिस घर से आई थी वहां वो बहुत लाड से पली थी और उसके नखरे हर कोई सहता था।
मगर उसे यहाँ ससुराल में ऐसा नहीं था। यहाँ उससे ज्यादा अहमियत ऋतु की थी और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसकी जलन ऋतु को लेकर बढ़ती ही गई। रसिका को सबसे ज्यादा ये बात खलती थी कि ऋतु से ज्यादा सुंदर होने के बावजूद कोई उसकी तारीफ नहीं करता था। हर कोई बस ऋतु के ही गुण गाता रहता था। फिर एक दिन, सुनो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। हैं? पर क्यों, क्या हुआ है? यहाँ मुझे कोई नहीं पूछता, न मुझे कोई कुछ काम बताता है, ना ही सम्मान देता है। मैं सारा दिन बस खाली बैठी रहती हूँ। देखो रसिका, काम लिया नहीं, आगे बढ़कर किया जाता है। तुम अपने आप ही ऋतु भाभी की हेल्प किया करो ना। क्यों? मैं उनकी हेल्प क्यों करूं? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मुझे भी सामने से जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। बस अब बहुत हो गया, जिसे देखो बस ऋतु ऋतु ही जपता रहता है। आखिर है क्या उस काली कलूटी में? जुबान संभाल के रसिका, आज तो ये बकवास कर दी तुमने, लेकिन अगर दोबारा मैंने ये सुना तो अच्छा नहीं होगा। ऋतु से जलन के चक्कर में रसिका विशाल को नाराज कर चुकी थी। कई दिनों तक दोनों में बातचीत बंद रही और फिर शिवरात्रि से ठीक 2 दिन पहले विशाल ने रसिका से कहा, रसिका, तुम अपने घर जाने के लिए कह रही थी ना? चलो, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। क्यों? अब क्या हुआ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब शिवरात्रि भी तो आ रही है, मैं यही त्योहार मनाऊंगी। जिद मत करो तुम, चलो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, और फिर 3-4 दिन बाद लेने भी आ जाऊंगा। विशाल ने कई बार रसिका को उसके मायके जाने के लिए कहा, लेकिन रसिका भी जिद पर अड़ी थी। शिवरात्रि का दिन भी आ गया। घर में सभी लोगों का व्रत था। फिर रात को जब रसिका अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि विशाल अपने कमरे में नहीं था। वो बाहर आई तो उसने देखा कि सभी लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। कमला, अशोक और विशाल वहां थे, लेकिन ऋतु वहां पर नहीं थी। अचानक रसिका ने देखा कि शिवलिंग के पास एक बड़ी और एकदम काली नागिन बैठी हुई है। उसे देखकर रसिका चिल्ला पड़ी और हाथ में डंडा लेकर उस नागिन को मारने दौड़ी। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो रसिका? वो नागिन दिख नहीं रही है क्या आप सबको? मार डालेगी वो हम सबको। पागल मत बनो रसिका, डंडा फेंको फौरन। पर वो नागिन हम सबको डस लेगी। वो नहीं डसेगी, वो ऋतु भाभी है। विशाल की बात सुनकर रसिका सन्न रह गई। मैं जानता हूं कि तुम हैरान हो, लेकिन यही सच है। ये कई साल पहले की बात है। ठीक शिवरात्रि के ही दिन अशोक भैया जंगल में वन महादेव के दर्शनों के लिए गए थे, पर वहां वो रास्ता भटक गए और गलती से इच्छाधारी नागों की बस्ती में चले गए। नागों ने उन्हें शिकारी समझकर उन पर हमला कर दिया, पर वहां की राजकुमारी अशोक भैया को बचाने आ गई। वो राजकुमारी जानती थी कि अशोक भैया बेकसूर हैं और गलती से वहां आ गए। सभी नाग भैया की जान लेने पर अड़े थे, लेकिन तब राजकुमारी ने भैया को बचाने के लिए अपने ही लोगों से लड़ाई की। राजकुमारी ने भैया की जान तो बचा ली, मगर इस वजह से उन्हें हमेशा के लिए नागों की बस्ती से बाहर कर दिया गया। जानती हो, वही राजकुमारी ऋतंभरा मेरी भाभी हैं, जिन्हें हम सब प्यार से ऋतु कहकर बुलाते हैं, जिन्होंने अशोक भैया के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। एक राजकुमारी होने के बावजूद वो हमारे घर के सारे काम करती हैं, हम सबका कितना ख्याल रखती हैं, क्योंकि अब हम ही उनका परिवार हैं। वो एक नागिन है, इसलिए उनका रंग काला है। विशाल की बात सुनकर रसिका के पांव तले जमीन खिसक गई। वो हैरान थी। तभी ऋतु वहां एक इच्छाधारी नागिन के रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे तो रसिका ने भागकर ऋतु को गले से लगा लिया। उसे अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब वो बदल गई थी। ऋतु को लेकर उसके मन में जितना भी मैल था वो उसके आंसुओं के साथ बह चुका था। विद्या चाय की प्याली लेकर मनोहर के पास गई और आवाज लगाई, आप उठ जाते, ये आपकी चाय लाई थी। रख दे मेज पर, पी लूंगा। मैं नहीं चाहता सुबह सुबह तेरा मनहूस चेहरा देखकर अपना पूरा दिन खराब करूं। चल जा, मेरे लिए गर्म गर्म आलू की कचौड़ी बनाकर रख। शक्ल अच्छी नहीं है तो खाना तो अच्छा बना ही दिया कर, मनहूस कहीं की। मनोहर की रोजाना की आदत थी विद्या को परेशान करने की और ताने देने की। विद्या देखने में एक सीधी सादी साधारण सी महिला थी। बहुत ज्यादा ऊपरी सुंदरता नहीं कह सकते, पर उसका मन बहुत सुंदर था। वो कभी भी मनोहर की बातों का बुरा नहीं मानती थी, बल्कि कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ही दोष ढूंढती थी। इसका भी एक कारण था कि शादी के 15 साल बाद भी विद्या मां नहीं बन पाई थी। मनोहर का विद्या के प्रति नफरत का एक ये कारण भी था। मेरे ही कर्म फूटे थे जो तेरे से ब्याह हुआ। अम्मा की मति मारी गई थी जो उन्होंने तुझे मेरे लिए पसंद कर लिया। न शक्ल तेरी सुंदर है और ना ही तू मुझे औलाद का सुख दे पाई। अरे तो इसमें विद्या का क्या दोष है? डॉक्टरनी को सारे चेकअप करवा दिए, अब ये बेचारी अभी तक मां नहीं बन पाई, तो इसमें इसकी क्या गलती है? अम्मा, तू मेरी मां होकर विद्या का पक्ष लेती हो? कौन मां भला अपने बेटे की जगह बहू को महत्व देती है?
आखिर कौन से लाल लगे हैं इसमें जो इस पर इतना प्यार उड़ेलती रहती हो? विद्या को तेरे बापू बहू ने ही अपनी बेटी बनाकर लेकर आए थे। उसे हर वक्त कोसना बंद कर। मनोहर गुस्से में पैर पटकता हुआ चला जाता है। विद्या रोने लगती है। उसकी सास कांता उसे चुप कराती है। अम्मा मैं क्या करूं? मैं मां नहीं बन पाई। मैं कैसी बहू हूं जो इस परिवार को कोई सुख नहीं दे पाई। वही गांव में मनोहर का एक दोस्त बिरजू रहता था। मनोहर घर से जब भी गुस्से में निकलता तो बिरजू के घर जाकर बैठ जाता। क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों है? वही यार, रोज सुबह सुबह उस मनूस विद्या का चेहरा देख देख कर मैं तंग आ गया हूं। समझ नहीं आता क्या करूं। बापू और अम्मा ने जबरदस्ती ब्याह कर दिया उसका मेरे साथ, जिसकी सजा अब मैं भुगत रहा हूं। न उसकी शक्ल है, न वो मां बन सकती है। ऊपर से अम्मा उसे और सिर पर चढ़ाकर बैठी है। जीजा जी, ये भाभी ने चाय भिजवाई है। अरे सीमा, तू क्यों लाई ये चाय? तेरी भाभी कहाँ है? जीजा जी, वो मुन्ना को नहला रही है, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं आपको चाय पहुंचा दूं। सीमा की सुंदरता को देखकर मनोहर मंत्रमुग्ध हो जाता है और सीमा को लगातार देखता रहता है। मनोहर, ओ मनोहर, कहाँ खो गया? ये ले चाय पी ले। ये कौन है बिरजू? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। ये मेरी साली है, कल ही शहर से आई है, 10वीं पास है। सीमा को देखकर मनोहर के मन में न जाने कौन कौन से ख्याल आने लगते हैं। अब वो रोजाना ही किसी न किसी बहाने बिरजू के घर आ जाता था और जानबूझकर धीरे धीरे वो सीमा को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। सीमा, तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। आप तो मेरी यूं ही मुफ्त की तारीफ करते रहते हो। कभी काजल बिंदी हार तो उपहार में लाए नहीं, अपनी विद्या को हिलाकर देते होगे। अरे बस इतनी सी बात, कल देखना तुम्हें गहनों में न लाद दूं तो मेरा नाम मनोहर नहीं। हाँ। अगले दिन मनोहर घर में जुड़े हुए सारे पैसों से सीमा के लिए गहने और उपहार खरीद लेता है। ये हार तो सचमुच बहुत खूबसूरत है, और ये चांदी की पायल। मेरे लिए इतने सुंदर गहने, पर मेरे लिए इतने गहने क्यों लाए हो तुम? हाँ मनोहर, ये बात तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता था कि तुम आखिर सीमा के लिए इतने महंगे गहने और हार क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? सीमा की भी समाज में कोई इज्जत है? तुम रोजाना उससे इस तरह से मिलने आ जाते हो, बिना नाम के कोई रिश्ता नहीं होता। तो मैं कब मना कर रहा हूं बिरजू? मैं सीमा को नाम देना चाहता हूं। मैं सीमा से शादी करना चाहता हूं। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो मैं सीमा को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बस तुम एक बार हां कर दो। सीमा के मेरी जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। जीजा जी, दीदी, मैं भी मनोहर के बिना नहीं रह सकती। मैं मनोहर से बहुत प्यार करती हूँ। पर तुम विद्या को कहाँ रखोगे? क्या तुम सीमा को उसकी सौतन बना कर ले जा रहे हो? तुम चिंता मत करो बिरजू, मैं विद्या को अम्मा के साथ हमारे एक कमरे वाले मकान में रहने के लिए भेज दूंगा। उसके बाद बड़े घर में मैं और सीमा आराम से जिंदगी गुजारेंगे। मनोहर घर जाकर अपनी दूसरी शादी की बात अपनी मां कांता और पत्नी विद्या से कहता है। क्या कहा? तू विद्या की सौतन लेकर आएगा? तू दूसरी शादी का नाम अपने दिमाग में कैसे ला सकता है? विद्या ने तेरे लिए क्या नहीं किया? 15 साल उसने तेरे नाम कर दिए। तेरी एक आवाज में सब कुछ करती है, और जो तू पैसे उस सीमा पर उड़ा रहा है ना, वो सब तेरे साथ खेतों में मेहनत करके विद्या ने ही जोड़े हैं। समय पर फसल की देखभाल करना, समय पर फसल को पानी देना, सारा दिन खेतों में तेरे साथ वो काम करती है, साथ साथ घर भी संभालती है। फिर भी तुझे शर्म नहीं आती? तू एक कल की आई लड़की की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे विद्या की सौतन बनाकर घर ला रहा है। अम्मा, अपने आप को संभालो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तू ला तो रहा है उसे ब्याह कर, पर देख लियो, एक दिन तू खुद पछताएगा। मनोहर सीमा से शादी कर लेता है और उसके आते ही, अम्मा देखो, सीमा नहीं चाहती कि वो विद्या के साथ रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम और विद्या वो सामने वाले छोटे कमरे में रहना शुरू कर दो। और हाँ, खर्चा पानी तो मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा। वो छोटा जमीन का टुकड़ा तुम अपने पास ही रख लो। विद्या, उस पर खेतीबाड़ी करके तुम अपना और मां का गुजारा कर लेना, ठीक है? ताकि हमें भी कोई परेशानी ना हो और तुम्हें भी।
देखो जी, जल्दी जल्दी जितना भी कूड़ा कचरा है घर से बाहर फेंक दो। मेरे से ये बदबू और बर्दाश्त नहीं हो रही है। मनोहर, तेरी बीवी हमें कूड़ा कचरा बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। अम्मा, चलो हम वहां चलकर रह लेंगे। बेकार में अपना खून मत जलाओ। विद्या और कांता घर के सामने बने एक छोटे कमरे में रहने लगती हैं। सीमा को तो फिजूल खर्ची की आदत थी, क्योंकि वो शहर की रहने वाली थी। इसलिए वो रोजाना मनोहर को शहर घूमने के लिए ले जाती थी। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए पिक्चर की 2 टिकट लेकर आओगे। किसी भी तरह मुझे वो पिक्चर देखनी ही है। मेरी सहेली रूपा ने तो वो पिक्चर कब की देख ली। ये देखो मेरे हाथ में क्या है। अरे, ये तो शहर के सबसे बड़े सिनेमा हॉल की टिकट है। ये तो बड़ी महंगी आई होगी। अरे तुम्हारे सामने ये पिक्चर की टिकट महंगी क्या और सस्ती क्या, तुमने मुझे बोला तो मैं ले आया। ऐसे ही मनोहर रोजाना सीमा को घुमाने ले जाता था। धीरे धीरे समय बीता। सीमा के अब एक बेटा पैदा हो गया था, पर फालतू खर्चों की वजह से मनोहर का काम बिल्कुल खत्म हो गया था। लड़के के जन्म पर उसने बहुत खर्चा कर लिया था। उसने अपना खेत भी बेच दिया था। क्या करूं सीमा, घर का गुजारा कैसे होगा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। देखो जी, तुम्हें औलाद चाहिए थी, मैंने तुम्हें बेटा दे दिया है। अब तुम इस तरह से हमें गरीबी और भूख में मारोगे तो मैं यहां एक दिन भी नहीं रहूंगी। क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे, सब खत्म हो गया। सीमा भाभी, ओ सीमा भाभी, मनोहर भैया का पैर ट्रैक्टर के पहिए में आ गया, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। मनोहर का पैर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपाहिज हो जाता है और सारा दिन वो खटिया पर ही पड़ा रहता है। दिन पर दिन मनोहर बीमार रहने लगा था। सीमा बिरजू के पास जाती है और पैसों की थोड़ी सी मदद मांगती है। जीजा जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आपको तो पता है मनोहर की तबीयत ठीक नहीं रहती है। घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो। देख सीमा, मनोहर से शादी करने का निर्णय तेरा था, अब परेशानी भी तुझे ही खुद झेलनी पड़ेगी। हम तेरी कितने दिन मदद कर लेंगे बता। पिछले हफ्ते भी तू मुझसे 500 रुपए उधार मांग कर ले गई थी, अब मुझे माफ कर। सुनो जी, मुन्ना भूखा है, इसे दूध कहाँ से ला कर दूं? मेरी छाती तो बिल्कुल सूख गई है, दूध भी नहीं उतर रहा। कुछ खाऊंगी नहीं तो छाती से दूध कैसे उतरेगा? शायद ये मेरे कर्मों की सजा है, मैंने अम्मा और विद्या के साथ बहुत गलत किया। तभी विद्या आ जाती है। उसके हाथ में भोजन की थाली और लोटे में दूध था। ये लो सीमा, तुम्हारे और मनोहर के लिए रोटी और दाल लाई थी, और ये दूध मुन्ना को पिला दो। दीदी, आपने हमारे लिए इतना सोचा। मैं ये सब मुन्ना के लिए कर रही हूं। ये तो मासूम है। तुम दोनों के किए की सजा ये बच्चा क्यों भुगते? तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो ये अनाथ हो जाएगा। इसलिए अब से जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी। मैं तुम्हारे परिवार को पालूंगी, और इससे ज्यादा मेरे से तुम दोनों कोई उम्मीद मत रखना। कांता विद्या के दर्द को समझ रही थी। मनोहर की आंखों में आंसू भरे थे। उसने विद्या के होते हुए भी सीमा से दूसरी शादी की, पर आज मुश्किल घड़ी में जब सबने मनोहर और सीमा से मुंह मोड़ लिया, तो विद्या ही थी जिसने उन दोनों का हाथ थामा और उनके परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया।